हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण ने बनाई है वो है गहलोत समर्थक विधायकों का विद्रोह, 85 के इस्तीफे। अब ये घटनाक्रम ऐसा चल रहा है कि फिर से ये सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उनके समर्थन में 85 सदस्यों ने यानी कि विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस कारण से, क्योंकि जब ये बताया गया कि अगर आप अध्यक्ष पद का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं सचिन पायलट जो हैं वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो सचिन पायलट के विरोध में ऐसा किया गया है और ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी में विद्रोह तय है। वहीं पर अशोक गहलोत जो कहीं ना कहीं दोनों पद संभालने की मंशा जता रहे थे, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने थोड़ा सा नरमी इसमें दिखाई है, लेकिन आगे आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा कि राजस्थान के राजनीतिक माहौल में क्या घटनाक्रम रहता है। इसमें अशोक गहलोत के बारे में हम जान लेते हैं कि काफ़ी दिग्गज नेता हैं और हर एक परिस्थितियों से निकलना जानते हैं, क्योंकि 1-1.5 साल पहले भी ऐसी ही जब चल रही थी बातें कि शायद तख्ता पलट हो सकता है या भाजपा टेक ओवर कर सकती है, ऐसा कुछ चल रहा था, तब अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को, मंत्रियों को पार्टी से टूटने से बचाया था। अब अशोक गहलोत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जो इनका ये कार्यकाल चल रहा है वो तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले वो 2 बार और मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 1998 से 2003 तक वे मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री रहे थे और अभी वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम ले रहे हैं कि बलिदानी भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, और ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे पंजाब गवर्नमेंट द्वारा और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा कि जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है उसको भगत सिंह के नाम पर कर दिया जाए, और उस पर अंततः मुहर लग भी गई है। अब जो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसे शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बलिदान भगत सिंह के नाम पर रखने का ऐलान भी किया। साथ ही यह भी कहा कि बलिदानियों के स्मारक और उनके नाम से जुड़े संस्थान या स्थान हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बलिदानी भगत सिंह के नाम पर करने को लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ लंबे समय से प्रयासरत थे। पंजाब और हरियाणा के बीच इसको लेकर अभी हाल ही में कई दौर की मीटिंग भी चली थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम ऐलान कर अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में इस बात को बताया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 137 हवाई अड्डे हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सभी मिलाकर हैं। इसमें जो डोमेस्टिक हैं वो 103 लगभग हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं वो 24 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिसमें कि 10 कस्टम हवाई अड्डे भी इसमें शामिल किए गए हैं। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भारत का, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसको सबसे बड़ा बताया जा रहा है। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप समझते होंगे ये चाइना में है, और ये लगभग 1480 हेक्टेयर में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आईएनएस सतपुड़ा ने ऑस्ट्रेलिया में काकाडू में किया शक्ति प्रदर्शन। देखिए, भारत के नौसैनिक जहाज आईएनएस सतपुड़ा ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास काकाडू 2022 के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया है। नौसेना के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि आईएनएस सतपुड़ा के विभिन्न पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास जहाज रोधी युद्धाभ्यास में लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बंदरगाह और समुद्र दोनों में 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 नौसेना के जहाज शामिल हैं। इनमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड समेत अन्य देशों की नौसेनाओं के जहाज भी शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रपति के प्रेस सचिव का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। अजय कुमार सिंह ने जुलाई में भी 2 महीने का विस्तार
पाया था। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के रूप में अजय कुमार के कार्यकाल को अनुबंध के आधार पर 26 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2024 तक 2 साल की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। एक अन्य आदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राकेश गुप्ता को राष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। हरियाणा कैडर के 1997 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राकेश गुप्ता को 14 सितंबर 2026 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 26 नहीं 24 होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हर दिन 10 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित करने का केंद्र का फैसला, और ये एक लक्ष्य है जिसे बता रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। उन्होंने बोला है कि जो गरीब लोगों के लिए या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ग्रामीण लोगों के लिए जो आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी, उसको प्रतिदिन 1.5 लाख अभी तक बन रहे थे आयुष्मान कार्ड, लेकिन उसकी संख्या अब 5 लाख प्रतिदिन की हो गई है, जिसको आगे बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन कार्ड बनाने की योजना भारत सरकार की है। और इस पर कार्य हो भी रहा है और काफ़ी कार्ड इसमें बनाए भी जा रहे हैं, यानी कि ये सफल योजना बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही इस योजना के तहत 19 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान कर भी चुके हैं और अब तक अस्पतालों को 45,294 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। मांडविया इस योजना के क्रियान्वयन के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन के 1 साल पूरा होने पर बोल रहे थे। आरोग्य मंथन 2022 इसका उन्होंने उद्घाटन किया और बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें इस योजना की तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि लोग 5 लाख तक कैशलेस इलाज करा सकते हैं और इसमें 1440 ऐसी बीमारियों को शामिल किया गया है जिसमें आप 1 दिन से लेकर 15 दिन तक अगर भर्ती भी रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनको कैशलेस उनका उपचार किया जाएगा, जिसमें कई ऑपरेशन भी इसमें शामिल किए गए हैं। पहले 10 करोड़ लोगों को कवर किया जाना था, लेकिन बाद में इसका आंकड़ा 50 करोड़ लगभग कर दिया गया, जो कुल आबादी का 40% है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम ले रहे हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को प्रेरणा के रूप में देख रही है पूरी दुनिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि गत 60 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में देश ने जो भी हासिल किया है उससे दुनिया भारत को एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में देख रही है। एस सोमनाथ रविवार को कट्टनकुलथुर में SRM साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 18वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे और उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ यह देखना अद्भुत कहा कि भारत में विशेष रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा दूसरों पर भरोसा करते थे, लेकिन दूसरों ने इस पर कभी विश्वास नहीं किया होगा कि हम भी इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इस देश में खुद रॉकेट और उपग्रह बनाया जाता है तथा उपग्रहों को कक्षा में भी शामिल या स्थापित किया जाता है। हमारे पास 50 से अधिक उपग्रह हैं जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि ईरान से गैस क्षेत्र में 30% की हिस्सेदारी की पेशकश। तो इसमें जो ईरान ने ONGC विदेश लिमिटेड और उसके भागीदारों को फारस की खाड़ी के फरजाद बी गैस क्षेत्र में 30% हिस्सेदारी देने की पेशकश की है। इस क्षेत्र की खोज भारतीय कंपनियों के कंसोर्टियम ने की थी। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन की विदेश इकाई ONGC विदेश लिमिटेड ने 2008 में फारस के ऑफशोर ब्लॉक में 3500 वर्ग किलोमीटर के विशाल गैस क्षेत्र की खोज की थी। अब इसमें गैस उत्पादन में अगर हम बात करें तो रूस प्रथम स्थान पर है और भारत में त्रिपुरा राज्य पहले स्थान पर है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि सुधार से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोग खुश। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि स्थानीय सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि केंद्र द्वारा उनके लाभ के लिए उठाए गए कदमों से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं, कंप्यूटराइज किया जा रहा है, नए लोगों की बहाली की जा रही है, कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। इन सब को देखते हुए जो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये जो बदलाव हो रहे हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सहकारिता क्षेत्र क्या है। देखिए, वे संगठन जहाँ जनता स्वैच्छिक रूप से आर्थिक हितों के अनुसार
या अनुसरण करने के लिए योगदान करती है सहकारी समितियां कहलाती हैं। यह सहकारी समितियां स्वैच्छिक स्वावलंबन व्यवसाय उपक्रम होती हैं जिसका गठन उद्यम के भागीदार सदस्यों की आम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में सहकारिता क्षेत्र की शुरुआत किसने करी थी, तो वो थे प्यारे लाल सिंह, जो छग गांधी भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चौथी बार रेपो रेट में वृद्धि करेगा आरबीआई। देखिए, मई से लेकर अभी तक, पहले मई में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई, उसके बाद फिर जून में करी गई। इसको देखते हुए अब फिर एक बार सितंबर में भी 50 आधार अंकों की वृद्धि का फैसला लगभग तय माना जा रहा है और ये फैसला लिया है मौद्रिक समिति ने। तो रेपो दर में मई में 40% की वृद्धि की गई थी, जून में 50% की और अगस्त में फिर 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में मई में नरमी आने लगी थी, लेकिन यह अगस्त में 7% के स्तर पर पहुंच गई थी। आरबीआई की द्विवार्षिक मौद्रिक नीति बनाते वक्त खुदरा महंगाई पर गौर करता है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक बुधवार को शुरू होगी और शुक्रवार को इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी और बता दिया जाएगा कि कितना रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें एसबीआई ने भी बोला है कि रेपो रेट बढ़ना तय है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि रेपो रेट बढ़ना तय है। रेपो रेट बढ़ने की अधिकतम सीमा 6.25 है। इससे ज़्यादा रेपो रेट नहीं बढ़ सकता है। तो रेपो रेट क्या होता है? देखिए, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक जो हैं या फिर दूसरे बैंकों को लोन देता है। यानी कि जो बैंकों के लिए लोन महंगा हो जाएगा तो वो आपको भी महंगा लोन देंगी। अगर कोई चीज़ वो महंगी खरीदेंगी तो तभी तो वो महंगी बेचेंगी। तो यही रेपो रेट होता है, इसको समझिएगा। अब अगर रेपो रेट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी 8.95 है, तो या तो इसे 9% कर दिया जाएगा या फिर 9.05% कर दिया जाएगा। इससे आपकी मंथली ईएमआई पर कम से कम 500 से 1000 रुपए का फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर दुनिया के रुख में आया बदलाव। एस जयशंकर। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक समुदाय के रुख में संयुक्त राष्ट्र सुधारों के मुद्दे पर बदलाव आया है और वर्तमान ध्रुवीय विश्व में भारत की कहीं अधिक अहमियत है। अब देश को व्यापक तौर पर दक्षिण विश्व की आवाज माना जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा कई विकासशील देशों की आवाज उठाता रहा है और उनकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बैठक को संबोधित करने के बाद जयशंकर की अमेरिकी यात्रा का न्यूयॉर्क का चरण पूरा हो गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के अपने 100 से अधिक समकक्षों से मुलाकात की और कई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। दूसरे चरण की यात्रा के लिए वाशिंगटन रवाना होने से पहले भारतीय पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों के संबंध में आप प्रत्येक महासभा में उस मुद्दे पर फिर से विचार करते हैं, लेकिन इस बार कुछ बदल गया है और आप इसे देख भी सकते हैं। रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत को प्रमुख देश बताते हुए रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूस पहले भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने का संकेत देता रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब उसने सार्वजनिक रूप से इजहार किया है। जयशंकर ने थोड़ा पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हैरिस के सियोल दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने रविवार को अपने पूर्वी तट से समुद्र की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया व अमेरिकी सेना के सैन्य अभ्यास और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जापान सियोल यात्रा से पहले उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण किया है। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा है कि सुबह 7 बजे के करीब उत्तरी प्योंगयांग प्रांत के ताएचोंग क्षेत्र में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक दिन पहले अमेरिका ने उपराष्ट्रपति की आगामी यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण करने की आशंका जताई थी।
तो ये आज का यानी 26 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।